सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन। भाव के गौरव को, ओ बंधुत्व भाव के गौरव को, ओ जग वालो जानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। हम सब मिलकर कर दें इस विश्व का रूप नया, इस विश्व का रूप नया। हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया, हर एक मानव में दया। आपस के भाईचारे की, ओहो आपस के भाईचारे की महिमा तुम पहचानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। समस्या ये है, समाधान ये है, बीमारी ये है, दवाई ये है। बीमारी 2 और 2 जोड़ने से 4 और 4 जोड़ने से कितना होता है। लिए बहुत दिनों तक मेरे मन में एक समस्या थी कि हाथ में 5 उंगलियां क्यों होती, हाथ में 5 उंगलियां क्यों हो। काम चलाऊं है, लेकिन सच्चाई कहीं और। मैंने उस सच्चाई की तलाश शुरू की। जब मैंने उस सच्चाई की तलाश शुरू की, तब एक बात और पूछा कि ये 4 और 4 जोड़ के 8 क्यों होता है। आप लोग सोचिए कि शून्य जब हम लिखते हैं 0, अगर स्लाइड चलती तो बहुत बढ़िया होता। ये चलेगी, थोड़ा समय बाद चलेगी। ये लोग बाजार से एक सीढ़ी लाएंगे, इसमें लगाएंगे तो चल जाएगी। ये आपके भी मन में सवाल होना चाहिए। मैं केवल सवाल उठा देता हूं, उसको उत्तर तो तब दूंगा जब इंटरप्रेटर अपना काम करेगा, तब उत्तर दूंगा। सवाल यह है कि ये शून्य होता है, हम 0 ऐसा गोला बना देते हैं, उसको शून्य कहते हैं। अब जब एक लाइन खींच देते हैं तो कहते हैं 1। अब जब 2 लिखना होता तो हम कर देते हैं ऐसे, ऐसे ना। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुराना फोल्डर नहीं चलाना।
आप कागज कलम रखिए, क्या समय लगेगा क्या? 2 मिनट लगेगा। जब गणित का सवाल सकता, जब 4 4 8 होने पर भी शंका है, हो सकती है, तब तो हर चीज पर शंका हो सकती है। तब फिर बचता क्या? तब हर चीज पर शंका हो सकती है। इसलिए गणित से ज्यादा पक्की बात दुनिया में कुछ नहीं। सबसे पक्की बात गणित होती है। सारी इंजीनियरिंग गणित पे टिकी, ये सारा कंप्यूटर का सिस्टम सब गणित पे टिका है, ये सब कुछ मैथमेटिक्स पे टिका है। और जिस पर टिका है वो खुद कुछ अर्थों में ही सही है, सभी अर्थों में सही नहीं। मैं इसी तरह से अगर ये लैपटॉप पर चलेगा तो मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आप भोजन करेंगे। भोजन के बाद आज भोजन के बाद जब हम 3 बजे बैठेंगे तो 3 बजे हमारा जो सबसे पहला सेशन होगा वो हमारे 23 प्रोग्राम नीचे हो जाता है। और 5 रुपया इतना कम पड़ता है कि कोई भी उसे ले लेने में बिल्कुल हर्ज नहीं होती। वो किताब हम लोगों की 3-4 महीने में माली थी, अभी तो छप गई, वो कल छपी है और माली नाम ऋषिकेश। तो अभी मैं आपको सर्कुलेट कराता हूँ। उसके किसी पास है क्या? वोटर राज की पुस्तक किसी पास है? नहीं, वो तो है यहाँ किसी पास मौजूद। कभी गांधी जी साहब आ जाते हैं, फिर ऐसा नहीं होगा, सब आप जानते हैं, वो आंखें ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेरी कोशिश होती है जो 3 दिन में आंख ट्रांसफर करने, एक तीसरी आंख पैदा करने। अगर हम ना पैदा कर सके आंख तो आंदोलन ये नहीं चले। एक आदमी क्या चना बात करेगा? मेरे बस के होते तो मैं दुनिया बदल चुका हूं। मेरे बस की जब तक सब मिलकर बोझ नहीं उठाएंगे ये दुनिया बदलने वाली नहीं। और बोझ तब उठेगा, अभी हिमालय को हम लोग सब चले इस ज्ञान से मुक्ति। इस कोर्स के अंतर्गत आज के हमारे स्लाइड ये है। अब हम 11 किसे कहते हैं? आप देखें कि हम ये पूरी लाइन 1 2 3 वाली लाइन तो हमने यहाँ लिखा है 1 2 3 4, ये है कि नहीं? क्या ध्यान दें। और फिर क्या है? ये केवल एक लिखा हुआ। बड़ा ठीक है। हम 11 12 13 को 2 टुकड़े तोड़ दिए हैं। 11 को 1 1 1 2 1 3 इस लाइन पर पूरी एक तरीके से जब करते हैं इकाई की जगह है या तो 22 से हो जाता है। ये गणित को बनाने के पीछे मैं काफी सोचा, आप भी सोचिए कि इसमें कोई एक नियम काम कर रहा है। इस गणित के पीछे कोई एक नियम काम कर रहा है। वो नियम क्या है? मैं इस स्लाइड में अब दरअसल नियम ये है, ये जो हम लोग लाइन में देखते हैं वो लाइन सच्चाई नहीं है। ये दुनिया गोल है तो गणित भी। ये देखो, आपका असिस्ट करना है। आप ये देखिए, ये है 0 यहाँ कहीं छुपा हुआ, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये दरअसल क्या है? ये एक सर्कल है। और ये सर्कल को इन्होंने 9 टुकड़े बनाए हुए हैं। ये जब 9 टुकड़े बनाते हैं तो इन्होंने इस टुकड़े का निशान ये बनाया हुआ और इस टुकड़े का निशान ये बनाया हुआ है, इस टुकड़े का निशान ये बनाया हुआ है। ऐसे कहिए कि इस ब्रह्मांड की 9 दिशाएं इन्होंने बनाई हुई है। आप कहो 10 दिशा बनाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान कोण, ये कोण सब सुना है ना आपने? इन्होंने 10 दिशाएं बनाई हुई और 10 दिशाएं बना करके इन्होंने गणित को विकास किया हुआ। अब क्या होता है, अब इन्होंने ये निशान 1 और 2 एक जैसे निशान है क्या? नहीं है। और 2 और 3 एक जैसे निशान है क्या? ये इन्होंने इन 9 को नया निशान दिया।
निशान को हम घसीट करके 5 निशान कर देते हैं। देखिए ये दरअसल क्या है, हमने ये बताया कि ये जो इन्होंने 9 टुकड़े बनाए हैं, इस ब्रह्मांड की 9 दिशा या 10 दिशा बनाई है। 10 दिशा को हम 5 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों गलत ना होता, लेकिन फिलहाल ये 9 पर चलाते हैं। हाँ, ये ऊपर देख रहे हैं सबसे टॉप में मैथमेटिक्स 40 डिग्री। ये जो आज की मैथमेटिक्स है, इसको ये कहना चाहिए कि ये मैथमेटिक्स नहीं है। जो आप लोगों ने गणित पढ़ी है, ये गणित को मैथमेटिक्स कहना ठीक नहीं है। इसको ऐसे बोलना चाहिए मैथमेटिक्स 40 डिग्री। मैथमेटिक्स 40 डिग्री का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आप ये जब 9 टुकड़े बांटे तो 360 डिग्री ये पूरा हुआ। 9 का भाग दे दीजिए, 40 डिग्री आया कि नहीं? तो यानी जो गणित आज संसार में चल रही है वो 40 डिग्री की गणित चल रही है, इसलिए 9 टुकड़े किए। अगर ये गणित केवल 4 टुकड़े किए जाते तो क्या बोला जाता? 4 का भाग दिया जाता ना 360 में, तब क्या बोला जाता कि मैथमेटिक्स 90 डिग्री, ऐसे बोलते। अगर मैथमेटिक्स 90 डिग्री होती और ये मैथमेटिक्स 40 डिग्री है, या मैथमेटिक्स 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, तो उससे जो गणित और भाग निकलेंगे क्या वो गलत होंगे? ये मान्यता है, ये महज मान्यता है कि इन्होंने ऐसे कल्पना कर ली कि चलो इसके 9 टुकड़े करते हैं। ये न भगवान बोला था 9 टुकड़े करने को, न इसका कोई अनिवार्य नियम। ये अपनी जैसे चल पड़ी भेड़ चाल, तो भेड़ चाल पे चल पड़ी और ये गणित को 90 डिग्री 40 डिग्री पर चला दिया। और ये देखिए, आप देखिए, मैं आपको एक ऐसी सीन दिखाऊंगा कि ये जो 1 2 3 4 के अंक हैं और ये नंबर 1 नंबर 2, मैं अब इसी पूरी खड़े खंभे को गोले में बदल रहा हूं। ये देखिए, अब देखिए दरअसल ये क्या था कि ये 1 है। जब ये गोला होता है तो इस गोले को इन्होंने काटा हुआ है, तो जब पहला गोला हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर ये 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। ये कुल मिला करके ये गोला बढ़ता चला जाता। ये गोला ही महज सर्कुलेट होते होते बढ़ते 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 लाख करोड़ ये अनंत गोला चला जाता है। ये सर्कल ही बढ़ता चला जाता है। इस सर्कल पर अब ये जो लाइन है गोला, इसको तो कहते हैं इकाई, और ये जो टुकड़ा है इसको कहते हैं दहाई। तो कहते हैं भाई इकाई की जगह क्या है? इकाई का मतलब सर्किल नंबर 1, सर्किल नंबर 2 की 3 की 4 क्या है? और जब दहाई की बात करते हैं तो टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2, टुकड़ा नंबर 3, टुकड़ा नंबर 4। जब हम शरीर विज्ञान पर काम करते हैं, हमारी शरीर कैसे पैदा हुई, सृष्टि कैसे पैदा हुई, तब ये इसका मतलब ये टुकड़े मत समझना, ये डायरेक्शन हो जाता है, दिशा। इसका बहुत गंभीर अर्थ होता है। यानी जब ये दिशा हो जाती है तो जैसे अब ये धरती के ऊपर 40 डिग्री में क्या है, अब कितने चांद हैं कि तारे हैं कि कितनी क्या हैं, वो सारी चीजों का असर धरती पर पड़ने लग जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसलिए जो ज्योतिष शास्त्र विकसित हुआ वो काफी हद तक बहुत जबरदस्त विज्ञान था। और इस पूरी सीन को अगर आप देखें तो स्पष्ट है गणित का विकास इस तरह होता है। गणित लाइन में नहीं है, गणित क्या है? गोले में है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ। आगे बढ़ेंगे। ये सबको को आप चाहें तो बढ़ाते, चाहें तो घटाते, ये दोनों ही संभव। ये 9 फलक बनाए, 9 मतलब जैसे फलक मतलब जैसे एक खंभे में कितने फलक हैं? इसे फलक कहते हैं। मतलब खंभे में 4 साइड के लिए सब कौन
कोण तो कोना हुआ। अब इसमें तो जैसे कोण, इसमें तो कोण ही है और ये फलक है, ये हाँ तल, बिल्कुल ठीक बात है। हिंदी में सबसे बढ़िया शब्द है तल। तल, तो इस खंभे में 4 तल हैं और इस खंभे में कितने हैं? इस खंभे में कुल 9 तल हैं। इस खंभे में 9 तल हैं। अब इस, ये देखिए नहीं बैठिए, ये देखिए इस स्लाइड में हमने क्या किया, आप बैठिए, इसे रोकिए, आगे बढ़ जाएगा। हमने जो 9 टुकड़े किए थे, हमने इस गोले के कितने टुकड़े कर दिए? 4। अब गणित कितनी कही जाएगी? गणित 90 डिग्री, ठीक है। अब गणित 90 डिग्री की कही जा सकती है। अब वो जो आगे 1 2 3 4 और एक 0 होते ही है 0, तो कुल मिला के 5 निशान से गणित का काम चल सकता है। बात साफ है। अब जो हमारे पास एक 6 7 8 9 ये 4 निशान हम और इस्तेमाल किया करते थे। ये 4 निशानों की जरूरत खत्म हो गई ना। ये जो आप देखते हैं कि कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे गणित में कमजोर होते हैं, सुना ना? ये दरअसल ये जो निशानों को याद कर पाने की जो मानसिक क्षमता होती है, उस समय बराबर नहीं होती। अगर ये गणित जो हम लोग 10 निशान से काम चला रहे हैं, अगर इससे हम केवल 5 निशान से काम चलाना शुरू कर दें, तो जिन बच्चों को गणित नहीं आती उन्हें भी गणित आने लग जाए, गणित सरल हो जाए। मतलब जो बच्चे कमजोर हैं, हाई स्कूल में हो सकता है कि 40% पाए जो बच्चे, अगर ये गणित अपना ली जाए तो इस गणित में निश्चित रूप से 40 के बजाय 60% हो जाएगा। और गणित तो गणित है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अरे असली तो गोले हैं, गोले का आप 4 करो 5 करो 10 करो, आप भी चीजों का नामकरण करना चाहो, गिनना चाहो, इससे भी संभव उससे भी संभव, और 20 कर दो उससे, लेकिन जटिल हो जाएगा। अब मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और पीढ़ी का यू तो का यू पांच यू तेरा और मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा आपको? पता कितने निशान बना लेगा, उस पर दिक्कत कोई रोकता है क्या? लेकिन आप जितने निशान बनाओगे उतनी ज्यादा गणित जटिल होती है। ये देखिए आपकी ये जो ये देखिए, अभी हम जो पहले बताए थे आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद वो गोला घूम करके फिर 0 पा जाता था, और 0 के बाद 1 और सीढ़ी कर जाते तो कहता था 10, मतलब 0 और वो। अब कैसे करे चलेंगे? देखो 1 2 3 4, अब हमने 4 टुकड़े किए थे ना, तो वो गोला पूरा हो गया कि नहीं? तो 0 और 1 मतलब 10। 1 2 3 4 10, 11 12 13 14 20, 31 32 33 34 30, कुल मिला के गणित सिमट के छोटी हो गई। हमारे काम में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सृष्टि में अब आप थोड़ी समय के लिए अपने ब्रेन को संभालना, ब्रेन इसमें डगमगा रहा हो कि ये अब इसमें कितने हैं? 4 हो गई। अब 4 साइन से खंभे की तरह हो जाएगी, और इसको बनाना, इसको समझना काफी आसान है। दैट इज मोर इजी। अब ये इस रूप में कुछ आएगा जो शकल अब पहले वाली थी, जरा मैं करके शकल दिखा दूं। ये देखिए पहले वाला जो गणित थी वो इस तरह का खंभा था। अब ये जो मकान बनाने के लिए हमने कहा कि क्या इस तरह के खंभे ज्यादा कन्नी वसूली सीमेंट उमेंट लग रहा है, ज्यादा मतलब कारीगर का समय ज्यादा लग रहा है इसमें, बिल्कुल 4 खंभे बना दो, 4 खंभे बना, जरा खंभे बनाते ये लो बस ये 4 खंभे वाला बना दिया। अरे छत को रोकने से मतलब चाहे 9 फलक बनाओ नक्शे करके और चाहे 4 फलक बना करके, खंभे छत रुकनी चाहिए बस, इतने से मतलब है। अब आगे जाएंगे, ये देखिए हम ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम जिसे कहते हैं 4 4 8, कैसे होता है ये क्यों होता है? 4 4 8 क्यों होता है?
6 भी जोड़ लेते हैं, 7 भी जोड़ लेते हैं, 8 भी जोड़ लेते हैं। तो हम शुरू के 4 ले लेते हैं और ऐसे कहिए कि शुरू के 4 टुकड़े ले लेते हैं और बाद के 4 टुकड़े ले लेते हैं। इन दोनों टुकड़ों को जब देखते हैं तो किस अंक पर पहुंचे हैं, उस टुकड़े का नाम क्या लिखा है? 8 लिखा है। अब देखिए 1 से 4 और 1 से 4 ये, लेकिन अब टुकड़ों के नाम पर वो अंत में आ रहा है 8, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये 4 और 4 जुड़ के हुआ है 8। आप ध्यान रखना, इस पर सावधानी बरतना, यही सब गाड़ी का सही। हमने ये 4 4 8 4 4 8 को जोड़ा, कुल मिला के हमने 8 टुकड़े इकट्ठे किए। बात सही है कि गलत? हम लगातार 8 टुकड़े इकट्ठा किए, 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े और फिर 4 टुकड़े और 1 2 3 4। लेकिन यहाँ जब 4 पे पहुंचे तो क्या लिखा है उस पर? तो हम क्या कहते हैं? 4 4 8। अब आइए, ये तो मैथमेटिक्स रही कितनी डिग्री की? 40 डिग्री की। अब आइए मैथमेटिक्स पर आइए 90 डिग्री की। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो वर्तमान वाली है। 8 9 10 11 12। अच्छा, इसमें जोड़ा है 7 7, क्या आता है? 14। अच्छा, मैंने एक उदाहरण समझाया, अब आपको दूसरा कर दूंगा। हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, हमें 13 भी होगा क्या? हमने पहले, आप बैक स्लाइड करो, स्लाइड पहले उस पर, हाँ बस, नहीं हाँ एक बार हम देखो, नहीं 8 पे आओ, हाँ इस पर हमने ये क्या, इस पर देखो, हमने 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े थे ना जी, हमने ये 4 टुकड़े इकट्ठा किए और तीसरा ही कहना पड़ेगा, तीसरे को तीसरा टुकड़ा, चौथे को चौथा टुकड़ा। जब हम कहते हैं 4 और जोड़ने तो हम यही नहीं जोड़ते, 4 जोड़ेंगे तो जो 5वां जोड़ेगा उसका नाम अलग होगा, 6वां जोड़ेगा उसका नाम अलग होगा, 7वां जोड़ेगा अलग होगा, और जब 8वां जोड़ेगा तो उसका नाम होगा 8। तो मैंने 4 टुकड़ों को इकट्ठा करके जो अंतिम टुकड़े पर लिखा था उसको कहते हैं जोड़, योग आया, योग ये आया। योग आया का मतलब सबसे अंतिम टुकड़े पर क्या लिखा है वही आया। अब आप क्या करो, वही बात मैंने इसमें बताया, अब आप स्लाइड दो आगे 90 डिग्री पर। अब ये देखो क्या बताऊं, हाँ ठीक है। अब हमने देखिए, हमने यही किया 1 2 3 4 टुकड़े यहाँ से लिए, ठीक है। अब एक टुकड़ा इसमें जोड़ दिया, 5 टुकड़े हो गए, ये टुकड़ा और जोड़ा 6 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा और जोड़ा 7 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा और जोड़ा 8 टुकड़े हो गए कि नहीं? 4 और 4 8, 4 4 जुड़ रहा है कि नहीं? लेकिन उस बार तो लिखा था कितना? 8, उस अंतिम टुकड़े पर। इस अंतिम टुकड़े पर क्या लिखा है? तो जो वहां लिखा था 8 होता है, यहाँ क्या लिखा है? 13। तो 4 4 8 भी नहीं होता, 13 होता। मैं स्लाइड पर वो अब कहा है, मेरा ये कहना है, ये गणित मैंने आपको इसलिए दिखाया कि मेरे मन में बहुत दिनों तक सवाल था कि शरीर की रचना ऐसी क्यों हुई है? 2 आदमी झगड़ा क्यों करते हैं? 2 आदमी प्रेम क्यों करते हैं? कोई आदमी मिलता है और देखते ही दोस्ती हो जाती है, उसकी भूमिका जोड़ने पड़ती है। और 2 आदमी सालों साल, कई तो पति पत्नी सालों साल रह रहे हैं, उनमें दोस्ती पहले, बच्चे भी पैदा हो गए, सब कुछ हो गया, 20-20 साल गुजर गए, लेकिन दोस्ती नहीं। आखिर क्या वजह? इस रहस्य को हमें गणित में पता चली, जब हमने देखा कि ये गणित रहस्यमय है और ये संसार भी रहस्यमय है। मैं रहस्य के एक एक पद बोलूंगा धीरे धीरे, लेकिन आगे जिसको ले जाना है वो सब यहाँ ले जा सकते हैं। ज्यादा किताबों का रेट कम है, कम किताबों का रेट ज्यादा है। आपने अब तक जो सुना होगा और ब्रह्म सत्य मान के चल रहे होंगे, उस पर सवाल होगा, और कि 4 और 4 जोड़ के 13 संभव है। ये बात तो बिल्कुल झूठ लगेगी, लेकिन मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि वो टाइम खत्म हो जाएगा, पहले सेशन में हो जाए। यानी ये है कि गणित भी कुछ मान्यताओं पर चलती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मान्यताएं बदल नहीं सकती। अगर मान्यताएं बदलती हैं तो जोड़ भाग गुणा घटावा सब बदल जाता है। मैंने आपको पूरे सेशन में ये साबित किया कि 4 4 13 संभव है,
और यह बात अपने दिमाग को विश्वास करने लायक बिल्कुल नहीं, लेकिन संभव है। इस पर आप कोई कितना भी रिसर्च करना चाहेगा, बात करना चाहे मुझसे बात कर सकता है, लेकिन इस समय नहीं। इस पर गणित के सिद्धांतों पर बात करना चाहे संभव है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, सबको करता हूँ। लेकिन मैंने एक घंटे का सत्र इस पर लिया था, महज इसलिए लिया था कि विचलित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम बहुत कुछ बातें सीखे हैं, जानते हैं, अगर उसमें दोष न होता, उसमें कमी न होती तो संसार इतना दुख में न होता। हम ये नहीं कह सकते नहीं बातों को ठीक से लागू नहीं किया गया, इस वाद को ठीक से लागू किया जाता तो हो जाता। रतन टाटा की शादी नहीं हुई, जो टाटा कंपनी के मालिक थे। इसके पहले इनके जिन्हें शुरू किया जमशेद टाटा के बच्चे नहीं पैदा हुए, बच्चे थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। लेकिन इस उत्तराधिकार कानून की जंजीर सबके गले में फंसी है। सब चाहते हैं कि उनके बेटे को देने के लिए कानून रहे, लेकिन ये कानून 100 में से 100 तो छोड़िए, 1 लाख में से एक आदमी के लिए तो वरदान है, लेकिन ये शेष पूरे 99,099 आदमी के लिए अभिशाप। वो अभिशाप क्या है ये देखिए। शासक को पूरी जिंदगी भर ईमानदारी करे, जब दान दक्षिणा, जब 10 रुपया देने के लिए कुपात्र ढूंढते हैं, उपभोक्तावाद का मुख्य प्रोत्साहन उत्तराधिकार कानून की वजह से गरीबी की मौजूदगी। ये गरीबी जब इस कानून का फायदा उठा करके कुछ 1 लाख में 10 आदमी, अभी अंबानी जी, धीरू भाई जी मरे तो उनके दोनों बेटों को मिला 75,000 करोड़ रुपया। 75,000 करोड़ रुपया का मतलब समझते हैं, 1.5 लाख मारुति कार का पैसा। 1.5 लाख मारुति कार का 800 का पैसा फ्री में उनके बेटे को मिला। उनकी कोई परीक्षा नहीं हुई, उनके कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, वो पात्र है कि कुपात्र है कि उचित है कि अनुचित है, उस पैसे का सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, अच्छी जगह लगाएगा गलत जगह लगाएगा, इसका कोई जांच पड़ताल नहीं, सारा पैसा दे। जब 1.5 लाख करोड़ रुपया एक आदमी को मिल जाएगा तो 1.5 लाख करोड़ में 1 करोड़ आदमियों का पैसा वहां फंस गया कि नहीं फंसा। तो जब तक ये कानून रहेगा इस रूप में, तब तक संसार से गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। अब तक आप लोगों ने यह सुना होगा कि गरीबी इसलिए है कि पैसा ही नहीं है, पैदावार ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैदावार को खरीदने का पैसा लोगों के पास इसलिए नहीं है कि सारी संपत्ति इस कानून से एक आदमी के हाथ में ट्रांसफर कर दी जाती है। स्वार्थी को अर्थ सत्ता और राज सत्ता। जो आदमी अपने बेटे के बारे में सोचता है, अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, वो तो कोई सज्जन आदमी है, लेकिन 10 वोल्ट का सज्जन मानना पड़ेगा। अगर कोई मोहल्ले पूरे गांव के भलाई के बारे में सोचता है तो 20 वोल्ट का तो सज्जन मानना पड़ेगा उसे। कोई पूरे जिले के बारे में सोचता है तो 30 वोल्ट का सज्जन तो मानना ही पड़ेगा। कोई पूरे अपने प्रदेश के बारे में सोचता है तो 40 वोल्ट का सज्जन तो होगा। अब कोई पूरे देश के बारे में सोचता है तो 50 वोल्ट का कम से कम होगा। अब पूरा भारत के पड़ोसी देश भी सुखी रहे, चीन भी सुखी रहे, पाकिस्तान भी सुखी रहे, बांग्लादेश भी सुखी रहे, लंका भी सुखी रहे, तब तो वो 60 वोल्ट का होगा। अब पूरी दुनिया की भलाई की जो सोचता होगा वो 100 वोल्ट का तो सज्जन होगा। सज्जनता को ऐसे ही तो नापेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे जो अपने बच्चों के बारे में सोचता है पूरी तरह बेकार आदमी। आप ये कहेंगे आदमी परमार्थी होता है बोल्ट में और स्वार्थी होता है बोल्ट में। न कोई संसार में 100% स्वार्थी है, न 100% परमार्थी। ये 100% तो नहीं है कहीं। इसलिए जब हम गरीब ये उत्तराधिकार के नाम पर पैसा किसी को देते हैं तो ये निश्चित रहे कि जो आदमी अपने बच्चों को पैसा ना मिले तो वो फैक्ट्री लगाएगा ही नहीं, काम करेगा ही नहीं, वो तो स्वार्थी हुआ कि नहीं हुआ। 10 वोल्ट का परमार्थी हुआ और 90 वोल्ट का स्वार्थी हुआ, ऐसा तो कहना पड़ेगा। अब इस उत्तराधिकार कानून की वजह से हम लोगों ने स्वार्थी लोगों के हाथों में अरबों रुपया दे दिया और वो अरबों रुपया का इस्तेमाल उन्होंने क्या किया,
कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को 5,000 करोड़ रुपए चुनाव में चंदा दे। और वो जो चंदा आडवाणी जी, सोनिया जी को मिला, तो उन्होंने पार्टी का टिकट समझते हैं? कांग्रेस टिकट मिल गया, बीजेपी टिकट मिला, टिकट क्या होता है? ये कागज का पत्थर होता है, उसमें कोई दम नहीं होता। असली बात उसके साथ पैसा आता है। मुझे अभी कांग्रेस के दफ्तर से पता चला कि कांग्रेस ने कई जगहों पर 2 करोड़ रुपए साथ साथ दिए टिकट, 2 करोड़। आडवाणी जी, मैंने पिछली बार बताया था कि अभी एक जानने वाले में नाम बताना ठीक है नहीं, उन्होंने, आडवाणी जी ने कहा कि साहब हमें 3,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ रहा है चुनाव में, और 9 करोड़ से 15 करोड़ तक एक चुनाव क्षेत्र में खर्च करना पड़ रहा। अब वे देश में जो 400 आदमी खड़ा किया है, 400 में आप 10 का भी गुणा कर दो तो 4,000 करोड़ हुआ कि नहीं? ये 4,000 करोड़ कौन देते हैं? यही उत्तराधिकार कानून से जिनको खरबों रुपया मिलता है वही देते हैं। अब जब वो देते हैं तो पार्टी के अध्यक्षों को अपनी जेब में रखते हैं, और ये पार्टी के अध्यक्ष एक विप कानून है, उस कानून से अपने सांसदों की जेब में रखता है, एमएलए को जेब में रखता है। और ये जो लोकतंत्र का ड्रामा है, इस सब नकली होता है। जनता की कुछ नहीं चलती। भारत की संसद में वोटरशिप का प्रस्ताव पेश हुआ और 137 सांसदों ने पेश किया, सभी पार्टी के लोगों ने पेश किया, लेकिन पार्टियों के अध्यक्ष उन अरबपतियों के चंगुल से करा के नहीं निकल पाए, अंत में चुप रह गए और अपने घोषणा पत्र में लिखने की जहमत नहीं उठाई और अपने सभी सांसदों को धमकाया। ज्यादातर का इस बार टिकट काट दिया, वो सांसद वापस नहीं आ गए। मालूम है 200 सांसद समर्थक थे, इस पार्लियामेंट में 20 सांसद वापस आए हैं चुनाव जीत के, केवल 20, उसमें अधिकांश पे टिकट काटे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोकतंत्र जनता से नहीं चलता, ये जनपद पर नहीं चलता, धनपद पर चलता है। पैसे वाले चलाते हैं और पैसे वाले चंदे की ताकत से चलाते हैं, और चंदा उनको चंदे की ताकत मिलती है उत्तराधिकार कानून। ये आप कहते हैं डीएम क्या औकात क्या है? मुख्यमंत्री के अंडर में तो डीएम होता है कि नहीं? मतलब डीएम ईमानदारी करना शुरू कर दे तो मुख्यमंत्री उसका साथ नहीं देता, तब क्या होगा? उसको चपरासी की तरह जिंदगी काटनी पड़ेगी। कलेक्टर की डिग्री रखेगा और चपरासी का औकात मना करती जाती है। ये सब जगह की बात है, ईमानदार लोगों की हालत है। अब ये राजनेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ईमानदार लोगों को चपरासी को औकात में क्यों रखते हैं? क्योंकि पैसे वालों को पसंद नहीं है बात। जो उत्तराधिकार कानून से अरबपति बने, उनको ये बात पसंद नहीं कि ईमानदार आदमी, अफसर को आप कोई ठीक जगह पहुंचाओ, उसको डीएम बनाओ, कमिश्नर बनाओ, कुछ योग्यता हो। हर ईमानदार आदमी घुटन की जिंदगी जीता है, भारी घुटन की जिंदगी। ईमानदारी मतलब घुटन, ऑक्सीजन बंद, ऐसी भयावह परिस्थिति में आदमी इंसान जीता है। उसकी पत्नी पे टार्चर शुरू करती है, बच्चे टार्चर शुरू करते हैं, पूरी जिंदगी वो कहीं नहीं पहुंच पाता। और सम्मान तो जरूर मिलता है, लेकिन उस सम्मान का ओढ़े के बिछाएं, क्योंकि ताकत तो खत्म हो गई। रोज राजनेताओं, प्रशासन को खरीदने की प्रमुख ताकत इस उत्तराधिकार कानून से मिलती है। अगर इस कानून से अरबों रुपया किसी को न मिले तो वो पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको खरीद पाने की ताकत इन लोगों के पास भी न। लोकतंत्र का एक पैर काट के उसे लंगड़ा बना देने वाला कानून। लोकतंत्र के 2 पैर हैं। एक पैर तो ये है कि जो राज्य सत्ता के फैसले हैं वो जनता की इच्छा से हो, और एक फैसला यह है कि इस देश में कौन सी फैक्ट्री लगे, कौन सी ना लगे। झारखंड में फैक्ट्री लगे कि दिल्ली में लगे, बंबई में लगे कि बंगाल में लगे, ये आर्थिक फैसले करने का अधिकार जनता को नहीं है। ये फैसले और आर्थिक फैसले दोनों जनता की मन से चले, ये लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा संसद में बैठ के राजनीतिक फैसले तो कर पाती है संसद, वो भी आधा अधूरा। लेकिन आर्थिक फैसले की कौन फैक्ट्री लगेगी? अब आम आदमी को कौन सी फैक्ट्री चाहिए कि सस्ती हो जाए? जैसे आम आदमी की जरूरत है कपड़ा, अगर कपड़ा की आज जितनी मिले हैं उसकी 20 गुना मिले लगा दी जाए
तो कपड़ा इतना सस्ता हो जाएगा कि 3 रुपए मीटर कि 4 रुपए मीटर विकास हो जाएगा। लेकिन ये कपड़े की मिल नहीं लगेगी। कपड़े की मिल क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये आम आदमी की जरूरत है। और ये रंगीन टेलीविजन की मिल लगेगी, ज्यादा मिल लगेगी। वो जो 2 लाख का टेलीविजन था अभी 15,000 पा गया। यानी जो अमीर आदमी है उसके पैदावार, उसको क्या जरूरत है, उसके लिए मिल लगती है। अब जो गरीब आदमी है उसको क्या जरूरत है, ये मिल नहीं। ये जो फैसले हैं ये कहे जाते हैं आर्थिक फैसले। आम आदमी की जरूरत की चीजें पैदावार कम होती है और खास आदमियों की जरूरत की चीजें पैदावार ज्यादा होती है। ये जानबूझ के किया जाता है। और ये सब होने से क्या होता है कि ज्यादातर लोग, ये लोकतंत्र एक पैर पे चलता है, लंगड़ा लोकतंत्र है। और लंगड़े लोकतंत्र को झटका दे जाता है, तड़ उड़ जाता है। ये पाकिस्तान उड़ जाता है, भारत में उड़ जाता है। एक पैर आदमी का बताओ, उसके औकात क्या बेचारे, उसको आप लंगड़ा दो गिर जाएगा। तो अब ये समस्या है कि डेमोक्रेसी 2 पैरों पे आ ही नहीं पाएगी जब तक लोकतंत्र में उत्तराधिकार, असीमित उत्तराधिकार कानून रहेगा। यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो चुनाव होगा, एमपी एमएलए का इलेक्शन होगा, लेकिन अरबपति का बेटा अरबपति बनेगा। अब हम ये तय किए हैं, हम लोगों ने ये तय किया है कि अब अरबपति का बेटा भी अरबपति नहीं, उसको भी परीक्षा देनी होगी, अपनी योग्यता साबित करनी होगी, वो पात्र है वो कुपात्र है, ये तय करना होगा। और कहे कि नहीं मेरे बाप ने कमाया है तो बाप की कमाई आप ले लें, लेकिन कानून नहीं रहेगा। वे कानून तो सबने मिलकर बनाया। जब कानून सबने मिलकर बनाया तो एक आदमी ने फायदा क्यों उठाया? सब कुछ फायदा उठाते। ये देखिए, विधि के विधान में भंग। ये जो उत्तराधिकार कानून है ये विधाता के विधान में भंग। विधाता मतलब आप इसे परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, जो भी कहें, आप और कुछ कहें तो जेनेटिक रूल कहें, जेनेटिक नियम कहें। परमात्मा ने किसी या विधि ने किसी अमीर के घर में गरीब आदमी पैदा किया, बुद्धि से कमजोर, बुद्धि से कमजोर पैदा किया, थोड़ा सा बिगाड़ उगाड़ के भेजा तो भाई तुम्हें सजा के लिए भेज रहा हूं। लेकिन भेजा किसके यहाँ? गलती से अनिल अंबानी के यहाँ पैदा हो गया। तो अब जब गरीब आदमी यानी बुद्धि से कमजोर आदमी अनिल अंबानी के यहाँ पैदा होगा तो गरीब रह पाएगा, अमीर हो जाएगा वो? यानी कि उत्तराधिकार कानून विधि के विधान में विधि के विधान को ही नष्ट कर देता है। और उल्टा भी होता है इसका कि किसी बहुत अमीर आदमी को पुरस्कार दिया लेकिन भेड़ कहां पैदा हो गया वो? जैसे मान लो आप हवाई जहाज से गेहूं का दाना बो, हवाई जहाज आसमान, तो आपने यहाँ मेरठ में गया तब तो ठीक, मेरठ में गिरा तो भाई कहीं गेहूं पैदा हो जाएगा। या बरगद कैसा समझो, बरगद का पेड़ आप ऐसे दो दाना बोगे तो यहाँ मिला, ले कहीं पत्थर पे गिर गया तो पत्थर पे गिर गया तो बरगद पैदा होगा। अब अगर पैदा होगा तो 1 फीट का होगा, देखा होगा ना बरगद, बोनसाई बरगद तो छोटा सा बरगद होगा। तो गरीबों के घरों में पैदा हुई प्रतिभाएं एक बोनसाई बरगद बन गई, बोनसाई बरगद बन गई। जिनको विशाल बरगद बनना था वो पत्थर पर गिरी है, जड़ धुसाएं तो कहां धसाएं? जड़ पत्थर में कहां धसेगा? जड़ मट्टी नहीं है, ये पैसा मट्टी है, मट्टी जिसमें प्रतिभा की जड़ें फैलती। इसलिए हम वोटरशिप की बात सबको करते हैं, काम करे नहीं करे वो छोड़ो, अरे वो जो प्रतिभा निकलेगी वो बड़ी कीमती है। जो प्रतिभाएं मर रही हैं वो प्रतिभाएं आ जाएं, वो हमारी सब क्षतिपूर्ति कर देंगे। तो इसलिए हम जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा थरा पर कहीं रहना। सबके घर में दिए जला, वोटरशिप दिया। हमारे नेता लोग कहते हैं हम आपके घर में दिया जलाने आए, उनसे पूछो कैसे, कहेंगे माचिस लेके आए। दिया माचिस से जलाते हैं, उनका और कोई मतलब नहीं। अपने घर में तो पैसा भरेंगे, आपके घर में मट्टी खा और तेल डाल के दिया जलाएंगे, और भी कहते ही हैं जलाते खाली कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, अब पूत कपूत तो क्या धन। सुना है कि नहीं? हमारे पुरखों के कहना था
कि अगर अपना बेटा बुद्धिमान हुआ, समझदार हुआ, तो पैसा रखने की जरूरत नहीं, पैसा पैदा कर लेगा वो। और अगर अपना बेटा मूर्ख हुआ, शराबी कबाबी हुआ, तो अगर पैसा इकट्ठा करोगे तो सब बेच के शराब तो पैसा रखने से फायदा क्या हुआ? अगर बुद्धिमान बेटा पैदा हुआ तो पैसा रखने का फायदा नहीं, और अगर मूर्ख बेटा पैदा हो रहा है तो भी पैसा रखने का फायदा नहीं। हमारे पुरखे ज्यादा समझदार इस मामले में, उन्होंने इस बात को समझा था जो हमारी पीढ़ी नहीं समझ पाई और इसका ज्यादा भुगत गई। उत्तराधिकार कानून खत्म करने की जरूरत नहीं है, सीमा तय करने की जरूरत है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी फेल क्यों हुई? उसने कहा, ये जितनी बात मैं आपको बता रहा हूं ये कम्युनिस्ट भी जानते हैं, कम्युनिस्ट बोलते हैं, बात 50 साल से बोलते रहे, लेकिन उन्होंने एक गलती की। उन्होंने ये कहा कि हम उत्तराधिकार कानून जड़ से ही खत्म कर देंगे एकदम, मतलब कोई आदमी अपने बेटे को कुछ नहीं दे पाए। तब जानते हैं क्या परिणाम होगा? पहली बात तो हमारे आपके भी जो गरीबों की बस्ती है, उन्होंने पूरी जिंदगी में एक चारपाई पैदा किया, चारपाई कमाया, खटोला, चारपाई कहना ठीक नहीं, खटोला ही कहना है, छोटी चारपाई खटोला। नेता गए, उन्होंने भाषण दिया, हम उत्तराधिकार कानून खत्म कर देंगे, बाप जो कमाया बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। तो उसको अपना खटोला याद आया, बहुत खटोला भी नहीं जाएगा मेरे बेटे को, तो उसने कम्युनिस्टों के खिलाफ, वो कम्युनिस्टों के खिलाफ होगा। अच्छा खटोला नहीं दोगे तुम? तो कुल मिला के क्या हुआ? कम्युनिस्ट फेल हुए क्योंकि मनोविज्ञान को ठीक ठीक से उन्होंने समझा नहीं। इसलिए हमने कहा भाई खटोला तुम्हें मिलेगा, तुम्हें 10 बीघा जमीन भी मिलेगी अगर पैदा किया, तुम्हें 10-20 मकान मिला तो भी मिलेगी, तुमने 1 करोड़ मिलाया पैदा किया तो तेरे बेटे को मिलेगी, 2 करोड़ पैदा किया तो बेटे को मिलेगी, 4 करोड़ किया तो बेटे को मिलेगी, 10 करोड़ किया तो मिलेगी, अगर 50 करोड़ पैदा कर लिया तो तुम्हारे बेटे को। अब जब 50 करोड़ की शर्त आप लगाएंगे तो ज्यादातर लोग अपने को आराम सा महसूस करेंगे, उनको खतरा नहीं दिखेगा इस कानून को हटाने से। तो सीमा लगाने से इस कानून के समर्थन में 100 में से 99 आदमी तैयार हो जाएगा कि नहीं? वो जब 99 आदमी जिस कानून के लिए तैयार हो जाते हैं वो कानून बन जाता है कि नहीं? उसे भाजपा रोक लेगी कि कांग्रेस लोगों की सोनिया रोक लेगी, इनकी औकात से रोक लेगी? कोई नहीं रोक पाएगा। बस ये है अपने को कुछ करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सिकंदर, ज्यादातर जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने अपने देशों में रोक लगाई हुई है। कब से लगाई? जिनको पूंजीवादी देश हम कहते हैं, उन देशों में जब कोई आदमी मरता है तो उसकी 80% प्रॉपर्टी सरकार कब्जा कर लेती है, केवल 20% देती है। कनाडा, जापान, कई देशों में कानून है। ये भारत है जो कहता है मैं तो न्याय की बात करता हूँ, समाजवाद की बात करता हूँ, पूरा देश अमीरों को बेटे को देता है। ये जो हम बात करते हैं, हम बातें ही करते हैं, हम काम नहीं करते। और जिनको पूंजीवादी देश कहते हम बदनाम करते हैं, उन्होंने समाजवादी कानून बना रखे हैं और हम प्रेरणा नहीं लेते। हम बिल्कुल नहीं, हमें जानकारी भी नहीं है। प्रेरणा तो तब लेंगे जब जानकारी हो, प्रेरणा नहीं है। ऐसे कौन से देश है सर? कौन से देश? कनाडा बहुत देश है, एक दो नहीं, यूरोप के अधिकांश देश अपने, स्विट्जरलैंड वगैरह नहीं तो खैर चोरी का कानून बना रखा है। ऐसे भी देश हैं चोरी के कानून बना रखे हैं, जहाँ हमारे यहाँ चोरी के पैसे जमा होते हैं। लेकिन ज्यादातर दुनिया के देश जो अमीर देश हैं, उन्होंने अपने बेटों की संपत्ति जो कमाएगा वो पूरी संपत्ति बेटे को नहीं जा सकती, रोक लगाया हुआ है। इसलिए वो देश बैलेंस है। राजकुमार भटनागर जी हैं तो कहते हैं ना कि सब लोग परमात्मा की औलाद है। ऐसा तो सुना ही आपने, जो धार्मिक लोग हैं मानते हैं बात को, सब परमात्मा की औलाद। तो बाप की संपत्ति में सबको बेटों को बराबर हिस्सा मिलता है कि नहीं? मिलता है। तो
आखिर जब सब परमात्मा की है औलाद हैं तो इतनी भयंकर गरीबी अमीरी क्यों है? क्योंकि गाना गाने वाला आदमी अगर ये ट्रेनिंग अटेंड किया होता तब ये गाना सुधार देता कि उत्तराधिकार कानून को। ये परमात्मा की गलती नहीं है, ये नीचे वालों की गलती है। ये दोष उसकी नहीं है कि एक मालिक के फूल है सारे, फिर क्यों भेदभाव बंटवारे। गाने वाले को अपने संदेशा भेज देना चाहिए कि उत्तराधिकार कानून की वजह से और कुछ बातें नहीं है इतना तो बिल्कुल छोड़। मुझे एक सूचना मिली, मैं अपने अगले लेक्चर पर आने से पहले वो सूचना से परिचित करा दूँ। मैं तो पूरा पढ़ूंगा नहीं, मोटा मोटी ये बता देता हूँ कि सर इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेक्रेटरीट लेटर नंबर गिवन डेटेड 23 March 2009 I am directed to refer to your letter dated 6409 received in this office secretariat of this secretariat on 15 April 2009 seeking status of the petition for provision of rupees 1750 per month to the voters through ATM cash card issued by RBI एक्सेप्ट। मतलब कि आपने मांगी जानकारी कि 1750 रुपया ATM से सभी वोटरों को दी जाए, वोटरशिप। इस बारे में याचिका का क्या हुआ जो बहुत सारे साक्ष्यों में पेश किया। एंड टू स्टेट दैट इंफॉर्मेशन एज फर्निश्ड बाय द कंसर्न डिवीजन ऑफ द सेक्रेटरीट इज एज अंडर। संसद के सचिवालय के विभिन्न विभागों से जानकारी मांगी गई, तो जो विभागों ने हमें जानकारी भेजी है उस विभाग की जानकारी को आप तक प्रेषित करने का मुझे आदेश हुआ और पेश किया था, जिस पर भरत गांधी व अन्य के द्वारा सिग्नेचर करके ये मामला वहाँ पेश किया गया। एज द इशू रेज्ड बाय श्री भरत गांधी इन्वॉल्व्स ह्यूज फाइनेंशियल implication, comments were sought from Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Department of Revenue and Department of Expenditure. The views of these departments of MO Finance in this regard are as under। मतलब जो जानकारी हमें आई है वो इस प्रकार है। नंबर 1, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर वाइड पोएम डेटेड 5 October 2006 so far as banking and insurance division in Department of Economic Affairs is concerned has no comments to make at this stage। डिपार्टमेंट ऑफ जो प्रधानमंत्री के अंडर में इकोनॉमिक डिपार्टमेंट काम करता है, इकोनॉमिक अफेयर, वो कह रहा है कि याचिका जिस स्टेज पर है इस स्टेज पर हमारे विभाग को कहने के लिए इस पर कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा निर्देश भेज रहे वापस पिटीशन को। उसने वहाँ से भेज दिया संसद को वापस। फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग जो पैसा इकट्ठा करता है टैक्स वैक्स का पैसा, उस विभाग का क्या कहना है? The petition has been examined and it is stated that the proposal to distribute half of the GST to all the voters in equal proportion is based on a utopian concept। कि यह एक आदर्श विचारधारा पर आधारित विचार है। मतलब जो रेवेन्यू मंत्रालय कह रहा है, विभाग कह रहा है कि यह एक आदर्श सोच, यूटोपियन मतलब एक काल्पनिक या आदर्श, एक ऐसी कल्पना जो आदर्श से मिलती हो। इन व्यू ऑफ द शेयर इम्प्लीकेबिलिटी of this suggestion make in petition the same is not considered in the administration। मतलब राजस्व मंत्रालय विभाग ने कह दिया कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब जो टैक्स लगाते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं, उन्होंने कहा कि हम इस पिटीशन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। फिर विभाग आप उसमें खर्चा विभाग, जो पैसा आता है तो खर्च भी होता है, तो खर्चे वाला विभाग एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट क्या लिखता है? The issue raised in the aforesaid petition are general in nature and on a philosophical plan। ये एक दार्शनिक योजना है। मतलब जो खर्चे वाला विभाग है वो कहता है कि यह एक दार्शनिक योजना है जो पिटीशन में पेश की गई है। When having little practical theory on the subjects dealt with this department of revenue, और इस हमारे रेवेन्यू के ये खर्चे वाला जो मंत्रालय है इससे इसका ज्यादा लेना देना नहीं है। वास्तव में ये प्राइम मिनिस्टर के सीधे पीएम ऑफिस का मामला बनता है, लेकिन ये विभागों से रिपोर्ट मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री करके चुप्पी साधे। It would be seen from the prayer of the petition under section 4 that the same is not directly concerned with the subjects allotted to the department and therefore information in so far as the department is concerned may be treated as nil। उन्होंने कहा
कि याचिकाकर्ता ने जो याचिका पेश की है उस याचिका में ही सेक्शन 4 में ये लिखा है कि इसका हमारे मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है। वाकई मैंने लिखा ये उसमें लिखे है, उसका क्या है, तो प्रधानमंत्री नीतिगत मामला है, ये कम से कम तो हाँ प्राइम मिनिस्टर जो करेगा वो होगा, कोई छोटे विभाग क्या करेंगे। इन दिस रिगार्ड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वाइट देयर OM dated 14 April 2009 informed this secretariat that the concerned bill is under examination with the department. कानून मंत्रालय ने ये लिख के भेजा है कि ये गंभीर मामला है और इस पर हमारा मंत्रालय अभी रिसर्च कर रहा है, तो हम इसका जवाब अभी बाद में देंगे। रिसर्च स्टिल चल रही है कानून मंत्रालय। टू गेट ए कंसोलिडेटेड व्यू ऑन द बिल ऑन द सब्जेक्ट मैटर, व्यूज ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैज आल्सो बीन कॉल्ड बाय देम। द comments views of the Ministry of Law and Justice are still awaited। वहाँ से इलेक्शन चुनाव आयोग से भी जानकारी मांगी गई है और चुनाव आयोग ने भी अपनी जानकारी के लिए अभी इंतजार करने के लिए कहा। उसकी राय क्या है इस पर अभी मंत्रालय वेट कर रहा है और भारत मतलब संसद का सचिवालय भी इंतजार कर रहा है, वेटिंग में है। इधर हमारे एक परिचित एक दिन दिल्ली में गए, वो जेलर हैं बुलंदशहर में, मैं जब जेल बंद था तो हमारे जेलर थे, वो ट्रांसफर हो गए, वो अपने मिशन के वक्त हो गए हैं, तो इसलिए वो अपने संपर्क थे। तो उन्होंने मुझे यह सूचना दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सचिव उनका क्लासमेट मतलब साथ साथ पढ़ा लिखा है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे मिलने गया और मैंने जिक्र की था ऐसे ऐसे मैं आया था ऐसे वोटरशिप, तो उसने वोटरशिप नाम लेते कहा साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट में तो ओपिनियन मांगी गवर्नमेंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ भी पेंडिंग है, ओपिनियन डिमांड मांगी गई है और यही लॉ मंत्रालय से मांगी गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओपिनियन दे, लॉ और इलेक्शन कमीशन क्या ओपिनियन देती है। इसके इंतजार में संसद का सचिवालय इंतजार कर रहा है और यह जानकारी आपको प्रेजेंट ये एक इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं आपको पे आदमी इस कानून का फायदा उठाते रहे, एक आदमी न उठाता, मतलब पूरे देश के 8-10 लाख आदमी ऊपर वाले अमीर इस कानून का फायदा न उठा पाए, से सब उठाते रहे। ऐसा एक सीलिंग का कानून हम लोग बनाना चाहते हैं। ये हमारे एजेंडे का, ये हमारे जो कार्यक्रम है अपने मिशन का, उसमें एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। सामाजिक सूत्र के इस अपने कार्यक्रम में मैंने उत्तराधिकार कानून के बाद इसकी बुराइयां बताने के बाद जो हमारा दूसरा विषय है भैंस नहीं दूध बांटो, ये भैंस नहीं दूध बांटो का जो विषय है वो इसलिए उठा कि आपने ये सुना होगा कि विनोबा जी आंदोलन चलाते थे, धन और धरती बन के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। सुना है ना जी? हाँ वो आंदोलनकारी है ना। अच्छा हाँ देखो ये भी लगे, आप भी लगे थे ना आंदोलन में, ये भी लगे थे ऐसा आंदोलन मध्य प्रदेश आए है। तो धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, विनोबा जी बोला करते थे। हाँ बढ़ के रहेगी ये है। और ये नक्सली क्या कहते हैं, जो लोग मार काट में लगे हैं, कहते हैं हम अमीरों को मार डालेंगे काट डालेंगे, उसके चक्कर में दिल्ली वाले बम्बई वालों को मार काट नहीं पाते हैं, छत्तीसगढ़ वालों मारते हैं। मुंबई दिल्ली जो असली मछली है मोटी वो तो वहाँ छत्तीसगढ़ जाते ही नहीं, तो उन तक उनके हाथ पहुँच रहे, पड़ोसी को ही मार देते हैं। लो प्रधान को उड़ा दिया, उसने का मकान बनवा लिया तब गया खत्म। तो नक्सली क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं धरती बांटेंगे। अभी मायावती ने क्या कहा छत्तीसगढ़ में जाके कि हमारी सरकार आएगी तो हम 3 एकड़ जमीन देंगे उनको, फिर आइए वो भी 3 एकड़ जमीन बांटना चाहती है। और कम्युनिस्टों से आप पूछो तो कम्युनिस्ट भी कहते हैं कि उत्पादन के साधन बंटने चाहिए। सुना है आपने? ये उत्पादन के साधन क्या होते हैं, मैं थोड़ा बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। वैसे बात बहुत साफ है लेकिन थोड़ा फिर भी बता देता हूँ। ये उत्पादन के साधन का मतलब ऐसे साधन जिससे उत्पादन होता हो, जैसे कि हल, जैसे कि बैल से पैदावार होती है ना, जैसे कि सिलाई मशीन से कपड़ा बनता है ना,
जैसे कि चरखा, चरखे से कपड़ा बनता है। जैसे कि जमीन, जमीन मतलब कि जमीन से पैदावार होती है ना। जैसे कि मशीन, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी उत्पादन के साधन है, उससे भी पैदावार होती है। यानी पैदावार के जो साधन हैं वो बंटने चाहिए। ये कम्युनिस्ट कहते हैं, ये गांधीवादी लोग बोलते हैं ज्यादातर। ये ज्यादातर लोग जो कहते हैं गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए, वो लगभग, मैं अपवाद तो नहीं कहता, लेकिन लगभग सब लोग एक बात कहते हैं कि ये बंटनी चाहिए जमीन। और अब क्या है, अपने सामने आंकड़े बड़े खतरनाक हैं। हम लोग अगर प्रति व्यक्ति जमीन देखें पूरे देश भर में, हमने सरकार से भी आंकड़े मंगवाए हैं, लेकिन जो इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़े हैं वो बहुत कम है। एक आदमी के हिस्से जो जमीन पैदा होती है वो बिस्से भर भी नहीं पड़ती। बिस्सा समझते हैं? 50 गज ना? हाँ, 50 गज मतलब 50 गज भी जमीन, बढ़िया जमीन जो पैदा हो देती हो। देखो पठार उठार बाद तो ज्यादा पड़ती है। पठार अब ये हिमालय, लो लो हिमालय पूरा, क्या करेंगे हिमालय? अरे एक दिन ऋषिकेश घूमने आए थे तो हिमालय बढ़िया लगा, लेकिन रहने पर नौबत आ जाएगी। देखो हिमालय वालों का हालत बड़ी बदतर है, बड़ी जिंदगी खराब है। तो अब हिमालय का क्या करेंगे? जमीन जो पैदा कर रही है वो बहुत कम है। अगर सब में बराबर बांट दी जाए तो इतनी कम पड़ रही है कि उससे कुछ बात निपटेगी नहीं। और अगर मशीन बांट दी जाए तो देश भर में 114 करोड़ आदमी है और ट्रैक्टर कितने हैं? क्या सबको ट्रैक्टर मिल जाएगा बांट दिया जाए? अच्छा, ट्रैक्टर नहीं मिल सकता। चलो बैल मिल जाएगा, बैल मिलेगा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी जानकारी मिली है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जानकारी दी है कि भारत में गाय बैल को मिला के कुल संख्या 17 करोड़ है। ये जनसंख्या जैसे गिनी जाती है, गाय बैल भी गिनते हैं। ये सरकार गिनती है, सरकार बहुत कुछ काम करती है, पता नहीं क्या गिनती रहती है। ये 17 करोड़ गाय बैल है। और जनता कितनी है अपने देश में? 114 करोड़। 114 करोड़ में 17 करोड़ बैल कैसे बांटेंगे? और उनको चाहिए भी तो नहीं सर। गाय बताओ कैसे बांटेंगे? बैल चाहिए भी तो एक मोहल्ले एक दे दिए जाए भाई, और एक बैल चाहिए भी नहीं, 2 बैल चाहिए। सिटी वालों को तो बैल तो 2 चाहिए। शहर वालों को तो बैल चाहिए नहीं। हाँ, शहर वालों को नहीं चाहिए, लेकिन गांव वालों की भी जनसंख्या 70% है, 70 करोड़ है। अगर गांव वालों को चाहिए तो 70 करोड़ है। बताओ ये 17 करोड़ 70 करोड़ में अंतर है कि नहीं है? भैंसों की संख्या जानते हैं देश में? भैंसें कितनी है? सरकार ने भैंसों की सींग गिनवाई है, तो सरकार ने गिना के ये बोला है कि लगभग 8.5 करोड़ भैंसें हैं और गायों से भी कम। 8.5 करोड़ भैंसें हैं और गांव के लोग कितने हैं? बता, लगभग 70 करोड़। बताओ अगर बटेगी सब, उत्पादन के साधन मान लो बांट दिया जाए, तब भी है क्या बांटने को? सबको मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अब बताओ, जब 100 भैंस 80 भैंस हैं, ये परिस्थिति क्या पैदा हो रही है कि 80 भैंस हैं और बांटने वाले 100 हैं। यही से परिस्थिति पैदा हो रही है। तो भैंस को कैसे बांटेंगे? बांट लो। तब क्या है, ये आर्थिक आजादी आंदोलन वालों ने सरकार को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा भाई भैंस है जिसके पास है रहने दो, भैंस जिसके पास है रहने दो, जो तुम्हारा बढ़िया खेत है, भैंस तो दूध निकालता दूसरा। ये भैंस नहीं बट पाएगी 100 आदमी में, दूध बढ़ जाएगा, दूध बराबर बढ़ सकता है, लेकिन भैंस नहीं बढ़ सकती। तो ये वोटरशिप क्या है? हम लोग उत्पादन के साधन नहीं बांटते। ये जो गांधीवादी लोग मांग करते थे उत्पादन के साधन बांटो, कम्युनिस्ट मांग करते उत्पादन के साधन बांटो, ये नक्सली मांग करते उत्पादन के साधन बांटो। हम ये कहते हैं आंकड़े ही खिलाफ हैं। जो सिद्धांत में संभव नहीं वो तो व्यवहार में संभव हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कई बात तो सिद्धांत में संभव होती हैं, व्यवहार में नहीं होती। लेकिन जो न व्यवहार में हो न सिद्धांत में संभव हो, वो काम करने लायक है क्या? नहीं है करने लायक। तो सर ये नारा गलत हुआ, चाहे जो पूरी हो मांग हमारी पूरी। हाँ, वो क्या हुआ, अभी रमन सिंह ने कहा, एक
सांसद हैं प्रदीप गांधी, अभी आने वाले रोज तक कल आ जाए आप। तो प्रदीप गांधी ने कहा भाई साहब अपने से बड़ी गलती हुई। क्या कहा? दरअसल क्या भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बन रहा था तो मैं भी उसी कमेटी में बैठा था, मैंने कह दिया गाय बांटो। तो उन्होंने लिख दिया हमारी कान, खेती, ये किसानी, ये सारे कुछ मिला के इससे पैदावार होती है, ये भैंस की तरह। और इससे जो दूध निकलता है इस भैंस से, उस भैंस को क्या बोलते हैं? दूध को नोट। एक ऐसी भैंस है कि ये छत्तीसगढ़ में खाती है मुंह लगा के, ये बंगाल में खाती है, कश्मीर में खाती है, तमिलनाडु में खाती है, राजस्थान में खाती है, बिहार झारखंड में खाती है। और दूध कहाँ देती? थन कहाँ इसका? दिल्ली की रिजर्व बैंक के दफ्तर के अंदर, वहीं से घर पूरा देश खिलाता है इस भैंस को, और दिल्ली की रिजर्व बैंक वाले इसको घर घर दूध है। तो ये गजब की भैंस, ये भैंस ऐसी है कि और सब लोग क्या कहते हैं? इन हमारे गरीबों की किस्मत में क्या मिली है? कहते भैंस का मुंह तुम्हें दे दिया, भैंस बांटा, अब भैंस में मुंह तुम्हें दे दिया तो थन हमने ले लिया। क्या गलत किया? मतलब जो मुंह लेगा भैंस से, उस भैंस को क्या बोलते हैं? दूध को नोट। एक ऐसी भैंस है कि ये छत्तीसगढ़ में खाती है मुंह लगा के, ये बंगाल में खाती है, कश्मीर में खाती है, तमिलनाडु में खाती है, राजस्थान में खाती है, बिहार झारखंड में खाती है। और दूध कहाँ देती? थन कहाँ इसका? दिल्ली की रिजर्व बैंक के दफ्तर के अंदर, वहीं से घर पूरा देश खिलाता है इस भैंस को, और दिल्ली की रिजर्व बैंक वाले इसको घर दूध है। तो ये गजब की भैंस, ये भैंस ऐसी है कि और सब लोग क्या कहते हैं? इन हमारे गरीबों की किस्मत में क्या मिली है? कहते भैंस का मुंह तुम्हें दे दिया, भैंस बांटा, अब भैंस में मुंह तुम्हें दे दिया तो थन हमने ले लिया। क्या गलत किया? मतलब जो मुंह लेगा, बंटवारा करे भैंस में, उसको कभी दूध पीने को मिलेगा? यही तो गड़बड़ हुआ था, ये सारा अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई के लिए। मुंह लिया, मुंह लेके खुद से भैंस का प्यार कर रहे हैं, उसका सींग का तेल लगा रहे हैं, कालिक लगा के मजा के पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, बाप दादा से लेकर अब तक करते चले जा रहे हैं। बाप दादा करें पूरी भैंस को काली बना कर रखे हुए एकदम खुद फसला चारा खिला रहे हैं, खेत से लाके हरा हरा चारा काट काट के कुट्टी खिलाए चले, और भैंस संड बनी चली जा रही, भैंस संड बनी चली जा रही, और दूध बढ़ता जाता, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी रगड़े चले जा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी दादा नाक रगड़ा, बाप रगड़ा, बेटा रगड़ा, और पेपा रगड़ेगा, और पीढ़ियां रगड़ेगी, क्योंकि हम सब रगड़ते ही रहे। ये उत्तराधिकार कानून से, ये रिजर्व बैंक के धंधे से, सिस्टम से, ये सारा कुछ पैसा एक जगह चला जाता है, दूध एक जगह जाता है, मुंह सब जगह जाता है। तो सबकी किस्मत में खाली भैंस को खिलाने की खा। इसको कहते हैं, पूछते हैं, कभी कभी तकलीफ होती है लोगों को, अरे हमारी दुर्दशा क्यों है? कहते हैं देश प्रेम के लिए रहो, देश प्रेम के लिए सेक्रीफाइस करो, राष्ट्र प्रेम है, ये नेशनलिज्म है, ये राष्ट्रवाद है, सब राष्ट्रवाद सिखाते हैं। आप समझ रहे हैं? अब हमने कहा कि राष्ट्रवाद ऐसे रहेगा कि वो जो रिजर्व बैंक दिल्ली के पार्लियामेंट रोड पे अभी भैंस दूध दे रही है, सत्यप्रकाश है क्या भैया? सत्यप्रकाश जी नहीं, कर्मचारी को पर्चे बांटा, विधि आलोक, ये सारे लोग मिलके वहां पर वो जितने कर्मचारी थे रिजर्व बैंक दूध दूने वाले, सबको बांटा वहां कि ये लो हम तुम्हारा भेद जान गए, सब वहीं बांटा। वोटरशिप के अपने पर्चे जो बने थे इलेक्शन के लिए, वो सब बटे वहां, चाहे वोट मिली न मिली छोड़ो, लेकिन जितने दूध खाली गारने वाले लोग थे उन सबको ये बात पता चल गई कि भेद खुल गया, भेद एकदम तो खुल गया है। अब क्या होगा? क्या डंडा बजेगा हमारे जिंदगी में? आपने सुना होगा कि एक बार ऐसे भाई भाई बंटवारा हुआ था, तो जो चालाक भाई था उसने कहा था कि मैं तो छन लूंगा, और जो थोड़ा सा बड़ा भाई था समझदार, बड़े भाई ने कहा कोई बात नहीं मुझे दोगे, तो उसने कहा मुंह तुम ले लो। तो वो मुंह रोज चारा खिलाए, दूध दुहे, तो उसकी पत्नी दूध दूह के अपना उनके बच्चे ठंड होने लगे, मोटे होने लगे। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा थोड़े मुझे भी बच्चों को दे दिया करो, देखो मरते जा रहे हैं। उसका बचता तो है नहीं बचता तो है नहीं, कहाँ से दे तुम्हें? तो अब वो भाई था सज्जन, उसने अपनी समस्या अपने गांव के किसी आदमी से रोया
उसने कहा तो गुड्डू है, जब वो दूध दुहने जाए तो अपने भैंस के मुंह पर एक डंडा मार। तो उसने यही किया, उसने जब दूध दुहने गया तो डंडा उसने मुंह पे मारा। तुरंत मेरी भैंस तो कह रहा है उसने अपने हिस्से मारा। क्या मारा? अपने हिस्से मारा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, तुम्हारा मार दूंगा। अब वो दूध दुह न पाए, हमने ये डंडा निकाल दिया वाटर से। अब ये क्या करे, वहां दुहने लगे कि यहाँ मारे डंडा, दर्द वहां कहानी खत्म। अब सरकार भी पसंद है, ये अभी जो पार्लियामेंट वाले भेजे है ना, ये मत समझना आसानी से भेजे। पूरी सरकार के सारे मंत्रालय इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि भैया इस जाल से निकलेंगे कैसे। ये तो हो गया ना, सत्य प्रकाश इधर आ जाइए, आप कहाँ चले जाते हैं? ये देखो दरवाजे यही 71 करोड़ 40 लाख। कितने आदमियों को नौकरी कभी नहीं मिलेगी तय है, बात की गारंटी है। वो कितने करोड़ हैं? 71 करोड़ 40 लाख में से आप 2 करोड़ 10 लाख घटा दीजिए, लगभग 69 करोड़ 69 करोड़ लोगों को नौकरी प्राइवेट की या सरकारी कभी नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। ये आंकड़े करते हैं, ये आंकड़े साहब लेटेस्ट 2004-5 के हैं। अभी ये घटे होंगे, बढ़े नहीं होंगे, और नीचे चला गया होगा क्योंकि छटनी हुई है 4-5 साल, ये 5 साल पुराने आंकड़े हैं। अब आप बताइए कि जब साफ है कि 69 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी होएगी तब तो मिलेगी ना, भैंस होएगी तब मिलेगी ना, गाय होएगी तब मिलेगी ना, ट्रैक्टर होएगा तब मिलेगा ना। जब है ही नहीं तो मिलेगा क्या? जी 69 करोड़ 69 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इस बात की गारंटी है। और नहीं, मैं बताता हूं जॉब कैसी है उनकी, और प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। लेकिन तब जी कैसे रहे वो? तब जी कैसे रहे? तब ये असंगठित क्षेत्र में जी रहे हैं। ये असंगठित क्षेत्र क्या होता है? जैसे भट्ठा, जैसे भट्ठे पे क्या काट के उन्होंने रखा था, अब वापस करना शुरू किया थोड़ा जोड़ के। वो ब्याज मिली ना उसे, वो ब्याज मिल तो वो पैसा उसको आप इसमें जोड़ नहीं सकते। यानी जो बुढ़े हो गए, जो अब 60 साल का आदमी जो बुजुर्ग हो गया, अब उसको आप रोजगार में थोड़ी जोड़ोगे। पैसा पेंशन का मिल रहा है उसे, ठीक बात है, वो संख्या 8 करोड़, लेकिन उसको रोजगार में कैसे गिनेंगे? वो रोजगार थोड़ी कर रहा है, पेंशनर रोजगार वाला थोड़ी है। भारत भूषण जी जो पेंशन पा रहा है उसको रोजगार में गिनती नहीं कर सकते, उसे रोजगार कैसे? सरकार के खजाने से पैसा ले रहा है, बात सही है। हाँ, जी जी, पेंशन पाने वालों की एम्प्लॉयमेंट नहीं जोड़ सकते। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो विषयांतर होगा। हमारा खाली ये कहना है कि जो नौकरी जिनको मिली है, जो सरकारी नौकरी चाहे राज्य सरकार की कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार की कर रहे हैं, या टाटा बिरला के यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी फिक्स है, मतलब कानून जो लेबर लॉ है लागू है। सेमी गवर्नमेंट भी शामिल है, सेमी गवर्नमेंट भी शामिल है, सेमी गवर्नमेंट यानी जो जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज